जी बेटा अस्सलाम वालेकुम। हम पेपर सॉल्व कर रहे हैं मई जून 20 वेरिएंट 22। ठीक है, मई जून 20 वेरिएंट 22। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 1 प्लीज। डिफाइन वेलोसिटी। वेलोसिटी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, सबको आता है। ड्रैग फोर्स एफ डी एक्टिंग ऑन अ कार मूविंग इन द स्पीड v along a straight horizontal road is given by। जी बेटा, आपको ड्रैग फोर्स का एक्सप्रेशन गिवन है, where k is the constant, a is cross sectional area of car, determine the SI base unit of k। k की SI base unit निकालनी है। ठीक है, तो जिसकी यूनिट निकालनी होती है उसको सब्जेक्ट करना है। f फोर्स है, v स्पीड है, a एरिया है और k की यूनिट निकालनी है। तो सबसे पहले k को सब्जेक्ट बनाएं। k को बेटा सब्जेक्ट बनाएंगे। k इज इक्वल टू f ओवर v स्क्वायर a। f की यूनिट आपको आती है, नहीं आती तो f की जगह m a, x को एक्सपेंड कर लें। अब यूनिट डालें, यूनिट ऑफ a, यूनिट ऑफ k। m की यूनिट क्या है, kg। एक्सेलरेशन की यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और वेलोसिटी की यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड होल स्क्वायर हो जाएगा। और एरिया की यूनिट क्या है, मीटर स्क्वायर। ओके, ब्रैकेट खोल दें जरा इसकी। ये है kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, नीचे क्या आ गया, मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ब्रैकेट खोली और ये मीटर स्क्वायर। ये तो कैंसिल हो गया। अब आपके पास क्या रह गया, नीचे m पावर 2 + 2 4 और ये m पावर 1 है, ये माइनस हो जाएगा। kg m पावर 1 में से 4 माइनस हो गया तो -3 kg पर मीटर क्यूब। द SI बेस यूनिट ऑफ k इज kg पर मीटर क्यूब। इसकी यूनिट बन रही है kg पर मीटर क्यूब। तो मार्किंग स्कीम में चेक करें, यही आंसर है, kg पर मीटर क्यूब, यही बन रही है जनाब। अच्छा जनाब, आगे चल रहे हैं। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ k इज 0.24, द क्रॉस सेक्शनल एरिया इज दिस मच। ओके, एरिया गिवन है और आपको k की वैल्यू गिवन है। द कार इज ट्रेवलिंग विद द कांस्टेंट स्पीड अलोंग द रोड एंड आउटपुट पावर ऑफ द इंजन इज दिस मच। कांस्टेंट स्पीड है, इंजन की आउटपुट पावर इतनी है। Assuming that output power of the engine is equal to the rate of drag force is doing work against the car, output power is equal to the rate at which drag force, ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड है ना, तो जितनी भी पावर है वो ड्रैग फोर्स के अगेंस्ट जो पावर है उसमें यूटिलाइज हो रही है। डिटरमिन द स्पीड ऑफ कार, कार की स्पीड निकालनी है। ओके, तो पावर का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू वेलोसिटी। गाड़ी यूनिफॉर्म स्पीड से जा रही है ना, कांस्टेंट स्पीड से जा रही है, तो फॉरवर्ड फोर्स बाय इंजन और बैकवर्ड फोर्स बाय ड्रैग फोर्स इक्वल है, इक्वल है। अच्छा, करना क्या आपने, स्पीड निकालनी है। पावर गिवन है, फोर्स गिवन है, फोर्स गिवन नहीं है। ओके, फोर्स का फॉर्मूला क्या था, अभी हमने लिख किया, पिछले पार्ट में दिया हुआ है, v स्क्वायर a k। ओके, तो फोर्स की जगह पे ये चीज़ ऐड कर दे, लगा दें आप। f की जगह पे p इज इक्वल टू, f की जगह पे क्या आ जाएगा, v स्क्वायर a k इंटू v, ये v क्यूब हो जाएगा। तो पावर इज इक्वल टू v क्यूब इंटू a k। अच्छा, अब हमने क्या निकालना है, v निकालना है, तो बाकी सब वैल्यूज हैं। पावर की वैल्यू है 4.8 इंटू 10 पावर 4, v तो फाइंड आउट करना है। एरिया की वैल्यू भी गिवन नजर आ रही थी मुझे कहीं पे, एरिया 5.1 मीटर स्क्वायर, एरिया है 5.1 और k कितना था 0.24। सॉल्व करेंगे, ये क्यूब रूट हो जाएगा। सब कुछ करने के बाद कैलकुलेटर नहीं है तो मैं मार्किंग स्कीम से देख रहा हूँ। आंसर क्या आएगा बेटा, अभी क्यूब ही हो गया था, 34 मीटर पर सेकेंड। आंसर विल बी 34 मीटर पर सेकेंड। ये मेथड है, आंसर आ रहेगा 34 मीटर पर सेकेंड। ठीक है जनाब, नेक्स्ट आगे चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फिगर 2.1 shows the velocity time graph of an object moving in a straight line। velocity time graph है, moving in a straight line। determine an expression in terms of u, v and t
फॉर द एरिया अंडर द कर्व, इस एरिया अंडर द कर्व का एक्सप्रेशन निकालना है, एरिया अंडर द कर्व का एक्सप्रेशन निकालना है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड u प्लस v इंटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड, ये आ जाएगा। स्टेट द नेम ऑफ क्वांटिटी रिप्रेजेंटेड बाय द शेडेड एरिया, डिस्टेंस, डिस्टेंस भी कह सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हैं। एक ही डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही है तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से सेम आंसर आएगा। आगे कहते हैं द बॉल इज किक्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल 60 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल, द बॉल देन स्ट्राइक्स द वॉल एट एन इंस्टेंट व्हेन द पाथ बिकम्स हॉरिजॉन्टल। यहाँ पे इसका पाथ हॉरिजॉन्टल हो गया है, हॉरिजॉन्टल पाथ हो गया है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच गई है। यहाँ पे इसकी वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल है और वर्टिकल वेलोसिटी कितनी है 0, और ये कौन सा पॉइंट है, हाईएस्ट पॉइंट रीच्ड है। अच्छा, इसका मतलब ये है हॉरिजॉन्टली टक्कर मार रही है। अजान हो रही है तो उसको पॉज कर रहा हूँ जी बेटा। एयर रेजिस्टेंस निग्लिजिबल है, ओके 15 मीटर पर सेकेंड इसकी इनिशियल वेलोसिटी है। पूछ क्या रहा है, बाय कंसिडरिंग द वर्टिकल मोशन कैलकुलेट द टाइम टेकन टू रीच टू द वॉल, वॉल तक पहुंचने में कितना टाइम ले रही है। वर्टिकल मोशन को कंसिडर करें क्योंकि इसका पाथ हॉरिजॉन्टल हो गया है, तो यहाँ पे इसकी फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी कितनी है, फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी 0 है। अच्छा, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी कंपोनेंट बनाएंगे, एक ये हो गया 15 cos 60 और ये क्या था 15 sin 60, ये u है। तो हमने क्या निकालना है, टाइम निकालना है। तो u कितना है 15 sin 60, 15 sin 60 पता नहीं कितना होगा, ये 13 आ जाएगा मेरे ख्याल से, 3 sin 60 12.9 इन 13 मीटर पर सेकेंड। 13 मीटर पर सेकेंड इसकी वर्टिकल वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है तो -9.81 और टाइम आ जाएगा। तो v इज इक्वल टू u प्लस AT या t इज इक्वल टू v माइनस u ओवर a, 0 माइनस 13 ओवर -9.81, ऑलमोस्ट 1.4 सेकेंड्स, ऑलमोस्ट 1.3 या 1.4 सेकेंड्स, 13 over 9.81. (1.32 seconds. 1.32 seconds. ऊपर जाने में कितना टाइम लेगा, 1.32 seconds. ठीक है जी, नेक्स्ट। Explain why the horizontal component of velocity remains constant as it moves toward wall. तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्यों कांस्टेंट रहता है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देयर इज नो फोर्स एक्टिंग, वेट वर्टिकल फोर्स है, वर्टिकल वेलोसिटी को चेंज करेगी। देयर इज नो हॉरिजॉन्टल फोर्स, सो व्हेन देयर इज नो फोर्स हॉरिजॉन्टल फोर्स, सो वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं है इसलिए हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी स्टेज कांस्टेंट। अच्छा जनाब, आगे क्या कहता है, show that the ball strikes the wall with the horizontal velocity of this 7.5. horizontal velocity horizontal component निकाल लें। horizontal component कितना था उसका 15 cos 60, horizontal component 7.5 आ रहा है मीटर पर सेकेंड। the mass of the ball is 0.40 किलोग्राम, contact time given है 0.12, rebound time given है, use the information to calculate the change in momentum। ड्रॉ कर लेते हैं, ये दीवार है, बॉल यूं टक्कर मारती है 7.5 से और बाउंस बैक करती है 4.3 से। अच्छा, चेंज इन मोमेंटम, अब एक u है एक v है, ये v है और ये u है, इसको अब इस डायरेक्शन को नेगेटिव कह दो तो ये पॉजिटिव होगी। चेंज इन मोमेंटम निकालना है, चेंज इन मोमेंटम mv माइनस mu, आमतौर पे v को पॉजिटिव कहा करें ताकि ये टर्म पॉजिटिव बन जाए। mv माइनस u, मैथ कितना है 0.40, v की वैल्यू कितनी है 4.3 माइनस ब्रैकेट के अंदर माइनस कितना है -7.5, ये प्लस हो जाएगा ना, ब्रैकेट क्लोज। सॉल्व करेंगे तो चेंज इन मोमेंटम आ जाएगा जी। मार्किंग स्कीम से देख रहा हूँ क्योंकि बस कैलकुलेटर नहीं है। चेंज इन मोमेंटम, ये देखो 0.40 और ये ऐड होके 4.7 आ जाएगा, 4.7 चेंज इन मोमेंटम इज 4.7।
कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज फोर्स, तो फोर्स का पता है फॉर्मूला, रिजल्टेंट फोर्स क्या होती है, चेंज इन मोमेंटम ओवर टाइम, तो 4.7 ओवर टाइम कितना था, कॉन्टैक्ट टाइम 0.12, और ये आ रहा है 39 न्यूटन्स। ठीक है, जितना भी आंसर आ रहा है, मुझे 39 नजर आया था तो मैंने वही होगा। अच्छा बेटा नेक्स्ट प्लीज, क्वेश्चन नंबर 3 प्लीज, स्टेट व्हाट इज मेंट बाय वर्क डन। वर्क डन क्या होता है, फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस मूव्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अच्छा बी पार्ट, अ बॉल ऑफ मास 0.42 is dropped from a top of the tall building, the ball falls from rest to a vertical distance 78, टॉल बिल्डिंग बना देते हैं जी, टॉल बिल्डिंग है जी, ये टॉल बिल्डिंग, खिड़कियां बना दी हैं जिसमें। अच्छा जी, बॉल ऊपर से नीचे गिर रही है, अ वर्टिकल डिस्टेंस ये 78 मीटर्स है, बॉल का मास गिवन है 42 किलोग्राम्स, ए रेजिस्टेंस है, ए रेजिस्टेंस सो दैट सिग्निफिकेंटली बॉल रीचेज अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 23 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे जब बॉल पहुँचती है तो कांस्टेंट वेलोसिटी हो जाती है और उसकी स्पीड कितनी हो जाती है, 23 मीटर पर सेकेंड। ओके, कैलकुलेट फॉर द बॉल फॉलिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग द डिक्रीज इन जीपी, ऊपर से नीचे आने में डिक्रीज इन जीपी निकालना है, चेंज इन एमजीएच, एमजीएच 0.42 इंटू 9.81 इंटू 78, इनको मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ रहा है, मार्किंग स्कीम से देखते हैं, 320 जूल्स। द इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पे रुकी हुई थी तो काइनेटिक एनर्जी 0 थी और यहाँ पे कांस्टेंट स्पीड हो गई है, तब इससे फर्दर काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ेगी। काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ इंटू 0.42 इंटू 23 का स्क्वायर, ये आ रहा है 110 था मेरे ख्याल से, आंसर चेक करने दो मुझे, कैलकुलेटर नहीं है मेरे पास, 110 जूल्स, ये आ रहा है 110 जूल्स। तो लॉस इन जीपी 320 है, गेन इन काइनेटिक एनर्जी 110 है। ओके, इसका मतलब है बाकी वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन हो रहा है, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा इंटरनल एनर्जी में जो कन्वर्ट हो रहा है। अच्छा पूछ क्या रहा है, यूज द इंफॉर्मेशन टू डिटरमिन द एवरेज रेजिस्टिव फोर्स। एवरेज रेजिस्टिव फोर्स निकालनी है, एवरेज रेजिस्टिव फोर्स कैसे आएगी, एवरेज रेजिस्टिव फोर्स तो हमें पता है वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन जो होता है ना, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, फ्रिक्शन इनटू डिस्टेंस होता है, ये निकालना है आपने। डिस्टेंस पता है आपको, इसको एक्स कह देते हैं, डिस्टेंस कितना है 78 मीटर्स, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन कितना है, लॉस इन जीपी माइनस गेन इन काइनेटिक एनर्जी, गेन इन काइनेटिक एनर्जी तो 110 था, लॉस इन जीपी कितना था, व्हाट वाज लॉस इन जीपी 360 था, 320, इट वाज 320 जूल्स, तो ये हो जाएगा 210 है ना, 210 एक्स निकाल लें ओवर 78, सॉल्व करेंगे तो एवरेज रेजिस्टिव फोर्स आ जाएगी, मुश्किल नहीं है, इजी है। अच्छा आगे कहते हैं द बॉल इज ड्रॉप्ड एट t is equal to 0 and hits the ground at t is equal to capital T, the acceleration of free fall is g. On figure 3.1 sketch a line to show the variation of acceleration of the ball at time t is equal to t. 0 टाइम पे गिराते हैं, ड्रॉप करते हैं तो इनिशियल एक्सेलरेशन तो उसका इतना ही होगा, लेकिन टाइम के साथ साथ उसका एक्सेलरेशन कम होता जाएगा। इट हिट्स द ग्राउंड टी इज इक्वल टू, तो उसका एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा, पहले ही हो जाएगा, टर्मिनल वेलोसिटी यहाँ पे अचीव किया फॉर एग्जांपल, तो एक्सेलरेशन ये 0 हो जाएगा। एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं ना, देखो ना, अगर हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाएं बॉल का, वेलोसिटी टाइम ग्राफ ये बनता है ना, पहले स्पीड बढ़ेगी बाद में कांस्टेंट हो जाएगी, पहले ग्रेडियंट ज़्यादा है तो जी ज़्यादा है, फिर ग्रेडियंट जी कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, यहाँ पे 0 हो गया। तो ग्राफ कुछ इस तरह का बनना चाहिए, ठीक है। सो आगे चलते हैं, मार्किंग स्कीम में देख लें क्या कहता है वो,
डाउनवर्ड स्लोप नॉन ज़ीरो वैल्यू, हाँ जी बिल्कुल ऐसा ही है। इस कहानी का मतलब यही है जो मार्किंग स्कीम में लिखी हुई है, जैसे हमने ग्राफ बनाया वैसे ही बनेगा। अच्छा भाई नेक्स्ट को रेस करना है। ओके बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 प्लीज। स्टेट द डिफरेंस बिटवीन प्रोग्रेसिव एंड स्टेशनरी वेव इन टर्म्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। प्रोग्रेसिव वेव ट्रांसफर एनर्जी इन द डायरेक्शन ऑफ वेव और स्टेशनरी वेव डजंट ट्रांसफर एनर्जी इन द डायरेक्शन ऑफ वेव। प्रोग्रेसिव वेव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट स्ट्रेच स्ट्रिंग में गिवन है, उधर को जा रही है। P, Q, R are 3 different points. The distance between P and R is 0.48. Okay. Use figure to determine the wavelength. यहाँ से लेके यहाँ तक कितना डिस्टेंस है? ये 1 लैम्डा और ये यहाँ से लेके आधा लैम्डा, लैम्डा बाई 2। तो 1.5 लैम्डा इसके इक्वल है। 1.5 लैम्डा इज इक्वल टू 0.48। तो लैम्डा किसके इक्वल हो जाएगा? 0.48 डिवाइडेड बाई 1.5। तो यहाँ से लैम्डा आ जाएगा 0.48 डिवाइड बाई 1.5, 0.48 डिवाइड बाई 1.5, 0.32। तो वेवलेंथ आ गई, लैम्डा आ गई 0.32 मीटर्स वेवलेंथ आ गई। ठीक है, वेवलेंथ आ गई 0.32 मीटर्स। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ वेव। ओके, स्पीड निकालनी है आपको, पीरियड पता है उसका। स्पीड क्या होती है? एफ लैम्डा या लैम्डा ओवर टी, एक ही बात है ना। अच्छा, हमने टाइम पीरियड पता है और वेवलेंथ पता है। तो वेवलेंथ कितनी थी? 0.32 और टाइम पीरियड कितना है? 0.020। ये पूरे 32 और 16 मीटर पर सेकेंड। लेकिन ना ये 32 हो जाएगा, पॉइंट से कट गया, और ये 16 मीटर पर सेकेंड स्पीड आ गई जनाब। अच्छा, भी आगे कहते हैं स्पीड निकाली वेव की। डिटरमिन द फेज डिफरेंस बिटवीन क्यू एंड आर। फेज डिफरेंस बिटवीन क्यू एंड आर, क्यू एंड आर फेज डिफरेंस कितना है? ओके, क्यू यहाँ से लेके यहाँ तक 90 होता है, यहाँ तक 90 का फेज डिफरेंस है, ये 180 का फेज डिफरेंस है, फिर 90 और ऐड हो गया 270 का फेज डिफरेंस है, यहाँ पे 360 का फेज डिफरेंस है, 450 का फेज डिफरेंस है। फेज डिफरेंस बिटवीन क्यू एंड आर इज 450 डिग्रीज, और 90 डिग्रीज भी लिख सकते हैं, वो टॉप पे और एक बॉटम पे है, लेकिन 450 डिग्री ज़्यादा बेहतर है। देखो ना, यहाँ से लेके यहाँ तक 90 प्लस एक और 90 प्लस एक और 90 प्लस एक और 90 प्लस एक और 90। ऐसे भी कर सकते हैं। यहाँ तक कितना डिस्टेंस है इन दोनों के दरमियान? 1 लैम्डा, 1.25 लैम्डा, 1 लैम्डा 1.25 लैम्डा डिस्टेंस है। अब अगर लैम्डा डिस्टेंस होता तो फेज डिफरेंस कितना होता? 360 डिग्रीज। 1.25 लैम्डा डिफरेंस है तो फेज डिफरेंस कितना होगा? एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई करें 450 आ जाएगा। फेज डिफरेंस बिटवीन पी एंड आर ही पूछा था ना, क्यू एंड आर। ओह हाँ, क्यू एंड आर सही करेंगे। अच्छा, आगे कहते हैं फिगर 4.1 shows the position of string at t is equal to 0. Describe how the displacement of q varies with 0 to 0.001 सेकेंड। 0.001 सेकेंड में उसका डिस्प्लेसमेंट कैसे वेरी करेगा? किसका? q का डिस्प्लेसमेंट। q का डिस्प्लेसमेंट कैसे वेरी करेगा? q का डिस्प्लेसमेंट ये टाइम पीरियड का हाफ है। कितने टाइम के बाद? 0.010 सेकेंड। ये क्या है? हाफ द टाइम पीरियड। हाफ द टाइम पीरियड में ये पार्टिकल क्या कर रहा है? वेव इधर जा रही है ना। ओके, ये पार्टिकल पहले नीचे आएगा, नीचे आएगा, नीचे आएगा, नीचे आएगा, और फिर दोबारा यहाँ पे पहुँच जाएगा। तो इसका डिस्प्लेसमेंट वही होगा, जहाँ पर है वहीं पर होगा, लेकिन ये ऊपर जा रहा होगा, लेकिन ये ऊपर जा रहा होगा। वेव की ये पोजीशन बन जाएगी, ऑपोजिट हो जाएगी, वेव की ये पोजीशन बन जाएगी ना। ये पार्टिकल क्यू विल स्टे एट द सेम पोजीशन एंड इट विल मूविंग इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट इसका जीरो ही रहेगा, इट्स डिस्प्लेसमेंट विल स्टे जीरो। मार्किंग स्कीम में देख लेते हैं क्या कहती है जी मार्किंग स्कीम। P has maximum downward displacement 0.05 सेकेंड एंड रिटर्न्स बैक टू। अच्छा, ये बताना है इतने टाइम में वापस आएगा और फिर ये डिस्क्राइब करना है। ओके, तो डिस्क्राइब पूरा करना है जनाब, ऐसे जान नहीं छूटेगी कि पहले वो नीचे आएगा फिर वो उधर ही पहुंच जाएगा। मतलब यहाँ पर है ना, तो ये इधर से लेके इधर तक जाने में, ऊपर तक जाने में कितना टाइम लेता है? वापस ऊपर तक जाने में 0.02, यहाँ से लेके यहाँ से लेके यहाँ से लेके यहाँ तक आने में
ये कितना टाइम लेता है, इतना टाइम लेता है। खाली नीचे से ऊपर जाने में कितना टाइम लेगा, 0.01 लेगा। खाली यहाँ तक आने में कितना टाइम लेगा, 0.005 सेकेंड लेगा। इतने टाइम में नीचे आएगा, फिर दोबारा उधर ही पहुँच जाएगा। ओके, नेक्स्ट stage 3 wave is formed on a different string that is stretched between the fixed points x, y. चल भी रही है वीडियो? यस। x और y के दरमियान फिक्स पॉइंट है और ये स्टेज 3 वेव है। स्टेट व्हाट इज मेंट बाय नोड ऑफ अ स्टेज 3 वेव। नोड ये पॉइंट होता है, नोड वो होता है जहाँ पे मिनिमा होता है, जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल का निग्लिजिबल होता है, जीरो होता है, जहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है। तो ये बता देंगे। स्टेट द नंबर ऑफ एंटी नोड्स। एंटी नोड्स कितने हैं? अगर आप अदर पोजीशन बनाएं तो ये बनेगी ना वेव की, एक ये एंटी नोड है, एक ये एंटी नोड है, दो एंटी नोड हैं। स्टेट द नंबर ऑफ एंटी नोड, दो हैं। स्टेट द फेज डिफरेंस बिटवीन डब्ल्यू एंड जेड। डब्ल्यू एंड जेड में फेज डिफरेंस बताना है। तो आपको पता है स्टेज 3 वेव में अभी रस्सी यहाँ पर है, ये तमाम पार्टिकल दो नोड्स के दरमियान जितने भी पार्टिकल होते हैं इन फेज होते हैं, ये सब आपस में इन फेज है, ये सब इकट्ठे मिडिल में पहुंचेंगे, इकट्ठे नीचे आएंगे। अच्छा, ये हिस्सा नीचे आ रहा होता है तो ये ऊपर जा रहा होता है ना स्टेज 3 वेव में। ये नोड से लेके इस नोड तक ये तमाम आपस में फेज में है, लेकिन एक लूप और दूसरे लूप ये नीचे आ रहे होते हैं तो ये ऊपर जा रहे होते हैं। तो इनमें फेज डिफरेंस कितना होता है? 180 का। W और Z ये अलग अलग एडजेसेंट लूप्स हैं, ये नीचे आ रहे हैं तो ये ऊपर जा रहे हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो इनमें 180 का फेज डिफरेंस होता है। ये स्टेज 3 वेव है ना, ये अदर एक्सट्रीम बनी है, तो 180 का फेज डिफरेंस होगा। अच्छा, आगे कहते हैं a new stage 3 wave is not formed on a string. The new wave has frequency that is half. The speed is unchanged. अब आपने बताना है कैसे बनेगी। Draw the position on the new wave when each particle is at maximum displacement. अच्छा, अब फ्रीक्वेंसी हाफ कर दी है। पहले तो ये वेव बन रही थी ना, ये ओके। जब फ्रीक्वेंसी हाफ करेंगे तो वेवलेंथ डबल हो जाएगी। पहले इसमें एक क्रस्ट और एक ट्रफ बनता है, अब इसमें न्यू क्या बनेगा? न्यू इसमें खाली ये बनेगा, एक फंडामेंटल मोड हो जाएगा, एक एक्सट्रीम बना देंगे, दूसरा ये बनेगा। तो फ्रीक्वेंसी हाफ करेंगे तो वेवलेंथ डबल हो जाएगी। पहले दो लूप बनते थे, फिर एक लूप बनेगा, तो ये बता देंगे आप बेटा। अच्छा भाई, नेक्स्ट यहाँ नीचे बनानी थी तो बची हूँ एक्स और वाई के दरमियान बनानी। क्वेश्चन नंबर 5 प्लीज। One end of the wire is attached to a fixed point. One end of the wire is attached to a fixed point. A force is applied to cause extension. Okay. एक वायर है, फिक्स्ड एंड है, फोर्स इज अप्लाइड, यहाँ पे फोर्स लगा रहे हैं और ये वायर क्या हो रही है? एक्सटेंड हो रही है, एक्सटेंड हो रही है एक्स, और ये ग्राफ गिवन है। द वायर हैज क्रॉस सेक्शनल एरिया गिवन है, यंग मॉडुलस गिवन है, क्रॉस सेक्शन एरिया, assume that cross sectional area remains constant. Okay, state the name of law that describe the relationship between f and x, Hooke's law. अच्छा, आगे कहता है the wire has an extension 48, determine the stress. 48 पे स्ट्रेस निकालनी है। the wire has extension of 0.48. 0.48 कहाँ पर होगा? 0.48 ही है। अब स्ट्रेस बतानी है। 0.48 पे ये वैल्यू बन रही है, 35 नहीं 36 है, 36, 37, 38, 39, 40, 36 न्यूटन। तो स्ट्रेस क्या होता है? फोर्स ओवर एरिया। फोर्स कितनी है? 36। एरिया कितना है? एरिया 4.1 इंटू 10⁻⁻7। आंसर मार्किंग स्कीम में से देख लेते हैं, कैलकुलेटर नहीं यूज कर रहा मैं। हाँ जी, 8.8 इंटू 10⁻7, 8.8 इंटू 10⁻7। ओके, हो गया जी। स्ट्रेस निकाल ली, स्ट्रेन निकालनी है। स्ट्रेन कैसे निकालेंगे? स्ट्रेन होती है, स्ट्रेन का फॉर्मूला होता है एक्सटेंशन ओवर ओरिजिनल लेंथ। एक्सटेंशन पता है, ओरिजिनल लेंथ नहीं पता। और क्या होता है? यंग मॉडुलस इज इक्वल टू स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। ये ई स्ट्रेन की तरह होता है। ई होता है स्ट्रेस ओवर यंग मॉडुलस, स्ट्रेस ओवर यंग मॉडुलस, स्ट्रेस ओवर यंग मॉडुलस। तो स्ट्रेस की वैल्यू थी आपके पास और यंग मॉडुलस की वैल्यू भी है, दोनों को डिवाइड कर दें, दोनों को डिवाइड कर दें, स्ट्रेस की वैल्यू को उस पर डिवाइड कर दें तो आपका स्ट्रेन आ जाएगा बेटा।
अभी निकाली थी ना, तो उसको डिवाइड कर दें। आगे कहते हैं रेजिस्टिविटी इज दिस मच, डिटरमिन द चेंज इन रेजिस्टेंस व्हेन द एक्स चेंजेस फ्रॉम दिस टू दिस। ओके, रेजिस्टिविटी गिवन है, डिटरमिन द चेंज इन रेजिस्टेंस व्हेन द एक्सटेंशन ऑफ एक्स चेंजेस फ्रॉम दिस टू दिस, चेंज इन रेजिस्टेंस। आर होता है रो एल ओवर ए, डेल्टा आर होता है रो डेल्टा एल ओवर ए। चेंज इन रेजिस्टेंस, दिस माइनस दिस से डेल्टा आर आ जाएगा, एरिया भी है और रेजिस्टिविटी भी है, बस वैल्यूज डालनी है आपने। चेंज इन रेजिस्टेंस रो कितना है 3.7 इंटू 10 पावर माइनस 7, ये दिस माइनस दिस, पॉइंट बड़े में से छोटे को माइनस करें, 0.60 माइनस 0.48 मिलीमीटर्स में है ना, तो इंटू 10 पावर माइनस 3 7 आएगा मीटर पे चेंज करने के लिए। एरिया गिवन था आपको 7.9 इंटू 10 पावर माइनस 7, मेरे ख्याल से ये था, मैं कंफर्म कर लेता हूँ। एरिया 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 लेट मी चेक, एरिया की वैल्यू कितनी थी, मैं अपने पास से लिख रहा हूँ, मुझे लग रहा है एरिया इतना था। एरिया था 4.1 इंटू 10 पावर माइनस 7, मैंने गलत लिखा है, 4.1 इंटू 10 पावर माइनस 7, 4.1 है ये तो कैंसिल हो जाएगा इसके साथ। सॉल्व करेंगे तो चेंज इन रेजिस्टेंस मार्किंग स्कीम में देखते हैं। ये वही किया हुआ देखो, रो डेल्टा एक्स माइनस करके ये आ जाएगा और 4.1 एरिया आ जाएगा, 1.1 इंटू 10 पावर माइनस 4, 1.1 इंटू 10 पावर माइनस 4, ऐसे ही किया हुआ है, आंसर वो जो आएगा सही है। अ फोर्स ग्रेटर देन 45 न्यूटन इज अप्लाई टू द वायर, डिस्क्राइब हाउ इट मे बी चेक दैट इलास्टिक लिमिट इज नॉट एक्सीडेड। तो पहले 45 न्यूटन फोर्स लगाई है, अब उसको उतारेंगे, अनलोड करेंगे, वायर दोबारा वहाँ पर आती है कि नहीं आती। अगर वायर सेम जगह पर आ जाएगी, अनलोड करके चेक करेंगे, इफ द वायर कम बैक तो इलास्टिक लिमिट इज नॉट एक्सीडेड। सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 6। A battery of EMF 7.8 and internal resistance R is connected to a filament lamp. Okay. The total charge 750 coulombs moves through a battery in the time 1500 seconds. During this time, the filament lamp dissipates this much joules of energy. The EMF of the battery remains constant. Explain in terms of energy without calculation why the potential difference across the lamp must be less than the EMF of the battery. इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ से क्यों कम होगा? ईएमएफ ज़्यादा होगा इसके पोटेंशियल डिफरेंस से, क्यों? या पोटेंशियल डिफरेंस क्यों कम होगा? पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ से क्यों कम होगा? बिकॉज बैटरी हैज सम इंटरनल रेजिस्टेंस, चार्ज ऑल्सो पास थ्रू द बैटरी एंड बैटरी हीट्स अप ड्यू टू इंटरनल रेजिस्टेंस। सम एनर्जी इज डिसिपेटेड इनसाइड द बैटरी ड्यू टू इट्स इंटरनल रेजिस्टेंस। ये बता देंगे आप। कैलकुलेट करंट इन द सर्किट। टोटल चार्ज पता है, टाइम पता है, तो क्या होता है? Q इज इक्वल टू आई टी, I is equal to Q over T, 750 over 1500, 1 over 2, 0.5 एम्पियर। करंट आ गया 0.5 एम्पियर्स। अच्छा भाई, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द लैम्प। ओके, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द लैम्प, इसके क्रॉस PD चाहिए। ओके, एनर्जी पता है कितनी एनर्जी मिल रही है इसको, पोटेंशियल डिफरेंस, करंट भी पता है हमें इसको। एनर्जी का फार्मूला होता है एनर्जी 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 VTI, और एनर्जी का फार्मूला होता है QV, है ना? ये भी लिख सकते हैं QV, Q भी है और E भी है, तो V आ जाएगा E ओवर Q। एनर्जी कितनी है? 5.7 किलो जूल्स है ना, तो इंटू 10 पावर 3 ओवर 750। 5.7 इंटू 10 पावर 3 ओवर 750। लेट मी चेक कंफर्म। (57 over 750) वही आ रहा है, 7.6 वोल्ट। हाँ जी, 7.6 वोल्ट आ जाएगा। द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी 7.6 वोल्ट इसको मिल रहा है। इसको कितना मिल रहा है? 7.6 वोल्ट।
7.6 इसको मिल रहा है तो उसको कितना मिल रहा होगा माइनस करके 0.2 वोल्ट। अब इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस निकालनी है, R इज इक्वल टू V ओवर आई। इसको 0.2 मिल रही है और करंट कितना था 0.5 एम्पेयर, तो ये कट जाएगा तो ये हो जाएगा 0.4 ओम्स। 0.4 ओम्स, R इज इक्वल टू V ओवर आई। चेक करें मार्किंग स्कीम से। ठीक है जी, यही आया। ओके जी, नेक्स्ट क्या पूछता है अगले पार्ट में? हो गया। A student provided with 3 resistors 90, 45, 20. Sketch a diagram to show how the two of these resistors may be connected to give the combined resistance of 30 ohms. 30 ohms की combined resistance चाहिए। ओके, कैसे इनको combine करें दो resistors को कि 30 ohm की resistance मिल जाए। Between the label the value of resistance shown. 30 ohms कैसे मिलेगा? दो resistor को लगाना है, तो obviously सीरीज में लगाएंगे तो ऐड हो जाएगी, पैरेलल लगाना पड़ेगा। तो पैरेलल पहले किसको लगा के देखते हैं? 45 और 20 को पैरेलल लगाएंगे तो आपका रेजिस्टेंस 20 से भी कम आएगा। 90 और 45 को पैरेलल लगाते हैं, तो जब पैरेलल लगाते हैं तो क्या होता है? प्रोडक्ट ओवर सम। 90 इंटू 45 ओवर 135। ठीक है, 15 3s आर, 15 9s आर, 3 1s आर, 3 3s आर, 3 और ये 30 आ जाएगा। तो दो ही पैरेलल लगा देंगे, 90 और 45, 90 ohms, 45 ohms पैरेलल लगा दें। अच्छा बेटा, नेक्स्ट, द पोटेंशियल डिफरेंस, अ पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट प्रोवाइडेड बाय कनेक्टिंग 3 रेजिस्टर टू अ बैटरी 9 वोल्ट की है और पोटेंशियल डिवाइडर है एंड निग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस है। द पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट प्रोवाइड्स एन आउटपुट पोटेंशियल 3.6 वोल्ट। The circuit is shown. Okay, 9 volt EMF है। On figure 3.2, label the resistances of all resistors and potential difference. Label the resistances of all 3 resistors and the potential difference V out. V out कहाँ पे मिल रही है? Identical है कि नहीं है? मेरे ख्याल यही resistors हैं ये वाले। A student provided 3 resistors, ठीक है, ये 3 resistor यही हैं, 45, 90 और 20। ओके, 45, 90 और 20। अच्छा, अगर सपोज कर लें ये वही है, ये 45 है, ये 90 है, इनकी कंबाइंड रेजिस्टेंस कितनी आ रही थी? 30। ये तीसरा 20 होगा। अब चेक करें, अगर ये 20 30 है सपोज कर लें, तो इनमें किस रेशियो में वोल्टेज डिवाइड होगी? ऊपर वाले को वोल्टेज, इसकी वोल्टेज निकालते हैं, वोल्टेज डिवाइडर रूल लगा रहा हूँ। 20 over 20 plus 30, 50 into 9, 0 0 से कट गया, 0.4, 3.6, यहाँ पे 3.6 वोल्ट आएगा। 9 में से यहाँ पे 3.6 आएगा, 9 में से 3.6 को माइनस कर दें तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 5.4। क्या करना है आपने? 3.6 वी आउट, फिर ये 3.6 चाहिए ना, तो ये वी आउट है, आउटपुट यहाँ से लेंगे, ये वी आउट है, ये 20 ohms है और ये इतना है। वही रजिस्टर यूज़ करने थे ना, तो आपने चेक करना है कि कौन सा कॉम्बिनेशन हो कि 3.6 मिले। तो पहले हमने ऊपर ये बनाया था ना 30 ohms का, तो हमने सपोज किया ये दो वही हैं और एक ये है, तो ये इन दोनों की कंबाइंड रेजिस्टेंस 30 है, इसकी 20 है। वोल्टेज डिवाइडर रूल लगाया तो उस पर 3.6 आ रहा है, तो यहाँ पे आउटपुट होगी और वैल्यूज लेबल कर दी आपने। अच्छा बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन। A nucleus X decays by emitting positive beta particle to produce a nucleus of potassium this. Positive beta निकल रहा है। The decay is represented by, state the number of this. Okay, जब पॉजिटिव बीटा पार्टिकल निकलता है, पॉजिटिव बीटा पार्टिकल, तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन बनता है, प्रोटॉन नंबर कम हो जाते हैं ना। ये पॉजिटिव बीटा है तो यहाँ पे तो +1 होगा, ये 0 होगा, और ये कितना होगा? 20, ऊपर कितना होगा? 39, तो Q 39, P 0, R +1,
और S20 P Q R S। अच्छा बेटा, अब जरा मार्किंग स्कीम से देख लें हम आंसर इसका। अगला पार्ट के स्टेट द नेम ऑफ इंटरेक्शन दैट गिव्स पॉजिटिव बीटा। ये जो बीटा पार्टिकल निकलती होती है ना, ये क्या बताती हैं? वीक न्यूक्लियर फोर्सेस के बारे में। न्यूक्लियर फोर्सेस हैं और वीक न्यूक्लियर फोर्सेस हैं। अच्छा एक मिनट, आंसर चेक कर लूँ मैं। अच्छा भाई, P 0 है, Q 39 है, R+1 है और S20 है, बिल्कुल ठीक है। और जी, बीटा पार्टिकल का निकलना ये प्रूव करता है कि वीक न्यूक्लियर फोर्सेस हैं। याद कर लें इसको, पॉजिटिव बीटा नेगेटिव बीटा पार्टिकल का निकलना ये प्रूव करता है कि उनके अंदर वीक न्यूक्लियर फोर्सेस भी होती हैं। अ हेड्रॉन इज कंपोज्ड ऑफ 3 आइडेंटिकल क्वार्क्स and has a charge +2e. When E is elementary charge, determine the possible flavor of the quark, explain your working. Okay. Hadron is composed of 3 identical quarks. 3 identical हैं और charge +2/3 है. Hadron is composed of 3 identical quark और total charge इतना है। अच्छा 3, अब चार्ज अगर ये है +2/3e, एक पे हो, आइडेंटिकल है तो सब पे इतना ही होगा, +2/3e +2/3e, तो इनको सॉल्व करें तो ये 2er है। तो ये कौन सा फ्लेवर हो सकता है? इट में बी अप क्वार्क, इट में बी टॉप क्वार्क, इट में बी चार्म्ड क्लॉक। डिटरमाइन पॉसिबल टाइप ऑफ द क्वार्क्स, एक्सप्लेन योर वर्किंग। पॉसिबल टाइप क्या हो सकती है? अप हो सकते हैं, टॉप हो सकते हैं या चार्म्ड हो सकते हैं। लेट मी कंफर्म फ्रॉम द मार्किंग स्कीम। ठीक है, +2/3 और अप क्वार्क्स हैं। हो गया जनाब। अच्छा जी, ख़त्म हो गया कि एक और भी है? यस, ख़त्म हो गया, जान छूट गई। ठीक है मेरा बेटा, थैंक यू स्टूडेंट्स, खुश रहें।